तो क्या क्वेश्चन तो दूसरा भी Participant, welcome in lecture 20 today of BCRW. आज हम इस लेक्चर में एज यूजुअल 2 पार्ट्स पे हम बात करेंगे। पहला पार्ट जो है वो हमारा पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन रिलेटेड टू द फेडरल सेक्रेटेरिएट होगा, but it is equally applicable to all the other offices in the public sector. In second part, I'll discuss the chairman's annual report and the audit report. With this, we will complete 20th lecture of today. I do hope that you people might have received the previous lectures that I have delivered and discussed before you people. If anyone has anyone candidate who has not received the lectures previously discussed and shared with the participant, they must bring into my notice and the coordinating office at Islamabad so that the missing portions and the lectures should be shared with you people. पार्टिसिपेंट्स कुछ हमारे दोस्त जो हैं जैनुल आबिदीन साहब कहते हैं कि उनके उनकी कुछ कंसर्न्स हैं। अब ये जैनुल आबिदीन साहब पता नहीं लाहौर वाले हैं या हमारे ऑडिट एंड एश्योरेंस वाले हैं या दूसरे जैनुल आबिदीन हैं। I'm not sure about it. The whosoever
जैनुल जैन साहब, हम ये सारी चीजें करेंगे जो आपके जहन के अंदर हैं। बस आप थोड़ी सी मुश्किल मजाजी जो है वो जहन में रखिएगा। आई लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ यू पीपल। इंशाल्लाह हम सारा कुछ जो है इसको हम कर लेंगे। ये अब्दुल्ला साहब हैं। आई हैवंट सीन दिस नेम अर्लियर। अब्दुल्ला साहब कहाँ से हैं? चले, इन्होंने भी सलाम भेजा है मुझे। और अब्दुल्ला साहब पूछ रहे हैं कितने लेक्चर रह गए हैं। आज 20th लेक्चर है अब्दुल्ला साहब। तो बाकी हमारे रह तो 10 लेक्चर गए हैं, लेकिन शायद 10 होते भी हैं कि नहीं होते। 27 28 तो हो ही जाएंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जितना भी टाइम हमें अवेलेबल होगा हम इंशाल्लाह उसके अंदर मैक्सिमम कोशिश करूंगा मैं कि आपका सिलेबस जो है वो कवर हो जाए। एंड इफ द होल 10 lectures आर अवेलेबल टू मी, तो हम प्रीवियस पेपर जो हैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो एनी हाउ पार्टिसिपेंट्स, साजिद अब्दुल करीम साहब जो हैं वो भी आज बड़ी देर के बाद साजिद अब्दुल करीम साहब जो हैं वो अपीयर हुए हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर। वेलकम साजिद। इंशाल्लाह आई ट्राई टू अटेंड ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। तो आज जो है ये एज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लेक्चर इज कंसर्न्ड, इन इसमें से भी क्वेश्चन जो है वो आ चुका है प्रीवियस पेपर्स के अंदर कि आप फाइल जो है दफ्तरों के अंदर उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रोसीजर ऑफ सबमिशन, ओपनिंग, सबमिशन, मेंटेनेंस एंड क्लोजिंग ऑफ ऑफिस फाइल्स के बारे में आई डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। आप चूंकि अपने दफ्तरों के अंदर ये काम तो सारे करते हैं, फाइलें तो आप बनाते ही हैं, लेकिन you people might have not been in the knowing of detailed procedure how this is done in opening and closing of the files. तो इस सिलसिले में आज सबसे पहले मैं आपको शुरू करूं कि फाइल होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर मैं उसके प्रोसीजर की तरफ जाऊंगा। तो डेफिनेशन ऑफ फाइल जो है उसके सिलसिले में ये अर्थ है कि फाइल इज अ फोल्डर दैट कंटेन्स पेपर्स ऑन द वन सिंगुलर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अच्छा, इस डेफिनेशन के अंदर ये एक बात नई जो डिस्कस हो रही है वो ये है कि फाइल फोल्डर तो आपको पता है कि ये है, विच कंटेन्स पेपर वो भी आपको पता है। वन थिंग जो सिंगुलर पर्टिकुलर सब्जेक्ट है इसके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हर फाइल, हर सब्जेक्ट के ऊपर एक फाइल होती है। कभी दो सब्जेक्ट जो हैं एक फाइल के अंदर डील नहीं किए जाते। तो दिस डेफिनेशन इज कॉम्प्रिहेंसिव टू दिस एक्सटेंट कि a file is a folder that contains papers on one singular and particular subject। ये बड़ी शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है। और इसको इस एंगल से भी देखा जा सकता है कि फाइल इज ए फोल्डर आर कवर in which an official correspondence on a particular subject is properly placed and maintained. Such papers are often not required for reference and guidance। दोनों डेफिनेशन जो हैं वो आपका ऑलमोस्ट सेम पर्पस सर्व कर रही हैं। पहली
शॉर्ट डेफिनेशन है, और जो दूसरी डेफिनेशन है वो थोड़ी सी डिटेल में है। आपकी गाइडेंस के लिए कि आपको फर्दर उसके बारे में इल्म अगर हो, तो इट वुड बी बेटर फॉर द कैंडिडेट्स टू आंसर द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। फाइलिंग का प्रोसीजर क्या होता है? फाइलिंग के प्रोसीजर के सिलसिले में जो है वो पहला पॉइंट्स के अंदर मैंने इसको दिया है। तो पहला पॉइंट जो है वो आपका कुछ इस तरीके से है कि in an office procedure there is a separate file for every distinct subject which is being dealt with। एक सब्जेक्ट के ऊपर एक ही फाइल होगी। It is a commendable rule that only one subject is for one file। It is appreciable act या appreciable rule या appreciable thing that one subject should be dealt in one file। All papers on the single subject should appropriately be arranged, put and maintained in such a way that they can, when required, be quickly fished out without difficulty। यहाँ फ्रेज फिश्ड आउट इस्तेमाल हुई है। फिश्ड आउट का मतलब होता है पकड़ना, टू कैच, टू ट्रेस, टू फाइंड। एक फाइल के अंदर पेपर जो है इस एंगल इस अंदाज के साथ आपने अरेंज किए हों और मेंटेन किए हों कि आप जब चाहें उसे फौरी तौर पर उसको ट्रेस कर सकें, आप लोकेट कर सकें आप। द अरेंजमेंट ऑफ पेपर सो मेड इज कॉल्ड फाइलिंग। इस टाइप की अरेंजमेंट जो हम फाइल के अंदर करते हैं, इट इज कॉल्ड फाइलिंग। A sound filing system is a success of an official correspondence। जिस दफ्तर का फाइलिंग सिस्टम जो है वो जिस कदर एफिशिएंट होगा, साउंड बेसिस के ऊपर होगा, वो उतना ही एफिशिएंट दफ्तर कहलाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली द ऑफिशियल correspondence in the accounts offices is not up to the mark। वैसे तो आजकल सेक्रेटेरिएट के अंदर भी यही वबा जो है वो आ गई है, बिकॉज द एम्प्लॉयज ऑफ सेक्रेटेरिएट और किसी भी दफ्तर के जो लोग हैं, वो जो फाइलों के इंचार्ज होते हैं, वो लोगों को तंग करते हैं। उनके पेपर जो हैं फाइल के अंदर से गुम हो जाते हैं। एंड दिस प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन एंड इट इज इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। जिस पर हम सब लोगों को जो आप लोग जो काम कर रहे हैं दफ्तरों के अंदर, इसके ऊपर गौर करना होगा कि आप क्लाइंट्स को आप परेशानी में मुब्तला ना करें। उनके पेपर्स जो है इंटेंशनली गुमना हों। और एट द सेम टाइम आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट यू पीपल कि आपके पास जिन दफातर की फाइलें हैं, आपकी फाइल्स जो हैं, आपके भी दूसरे दफ्तरों के अंदर फाइल्स जो है, मसलन ईजी ऑफिस में काम करने वाले ईजीपीआर के अंदर उनकी फाइल होगी, उनकी फाइल जो है वो सीजीए के दफ्तर के अंदर होगी। तो अगर आप लोगों को तंग करेंगे तो आप भी तंग हो सकते हैं। तो प्लीज फैसिलिटेट योर क्लाइंटेल, ताकि ऑफिस का वर्क जो है वो मैक्सिमम तरीके से वो स्मूथली रन कर सके और लोगों के मसाइल जो है वो हल हो सके। तो दिस इज नंबर वन guideline that I have placed before you, because it is taken from the rules and procedures and secretariat instructions that are being followed in the federal secretariat।
दूसरे नंबर पर के फाइल के कंपोनेंट्स कौन से हैं। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल टू यू पीपल कि फाइल के दो मेजर पार्ट होते हैं, एक नोटिंग पोर्शन होता है, एक कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन होता है। और आई वुड से कि जब आप एक फाइल खोलते हैं, एक फोल्डर खोलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी होती है वहां पर नोटिंग पोर्शन लगाया जाता है, और राइट हैंड साइड ऑफ योर्स हैंड इज वहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन जो है वो लगाया जाता है। कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन के अंदर जो है वो आप जो लेटर्स आपको बाहर से मिलते हैं, आप उनकी क्रोनोलॉजिकली अरेंजमेंट के तहत जो लेटर पहले आया है उस लेटर को पहले लगाएंगे और उसके ऊपर नंबर 1 लिखेंगे। दूसरा जब लेटर आएगा उसको 2 नंबर लिखेंगे। तो इस तरीके से ये नंबरिंग विल इंक्रीज एज द पेपर्स आर रिसीव्ड इन योर सेक्शन। तो फाइल में लगाते हुए ये कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन के साइड साइड पर आप लगेंगे। नोटिंग पोर्शन जो है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड पर चलता है, और नोटिंग पोर्शन के अंदर आपकी पैराग्राफी चलती है। आप पैराग्राफ्स के अंदर जो लेटर आया होता है उसकी समरी बयान करके उसके ऊपर रूट पोजीशन जो है वो अपने सीनियर जो ऑफिसर हैं अ, उन तक आप भेजते हैं, ताकि आप वो उसके ऊपर कोई ऑर्डर हासिल कर सके। तो ये पैराग्राफ्स के अंदर आती है। हर पैराग्राफ जो है वो उसको नंबर अलॉट होता है, और इस प्रोसेस को पैराग्राफी कहते हैं। तो सारे दफ्तरों के अंदर जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो इसी तरीके से चलती है, और इंटरनेशनल यही असूल होता है, फेडरल सेक्रेटेरिएट के अंदर यही पाया जाता है। But I have seen a difference when I was helping in Pakistan Railways। तो हमारे मुनसिफ खान साहब जो हैं वो बताएंगे कि उनका कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन लेफ्ट साइड पर होता है और उनका नोटिंग पोर्शन राइट साइड पर होता है। मुनसिफ खान, if he is listening to my words, he may endorse my point of view in this regard। मुनसिफ खान। तो एनी हाउ, जो भी साइट हो, लेकिन जो नेचुरली या यूनिवर्सली या बहुत से दफ्तरों के अंदर जो प्रोसीजर फॉलो होता है उसके अंदर राइट हैंड साइड ऑफ योर फाइल मेंटेन्स द कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन एंड द लेफ्ट इज द नोटिंग पोर्शन। इस तरीके से ईच ऑफ देम टू बी प्लेस्ड इन ए सेपरेट कवर। अब नोटिंग पोर्शन जो है उसको भी आइडियल स्टेट ये है कि आप नोटिंग पोर्शन को भी सेपरेट फाइल कवर में लगाएं। कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन के अंदर ही नोटिंग पोर्शन की फाइल कवर जो है वो रख दें। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में एक ही फाइल कवर के अंदर नोटिंग पोर्शन जो है वो टैग के अंदर लगा दिया जाता है, और कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन जो है वो फाइल के अंदर वैसे लगा दिया जाता है। तो नोटिंग पोर्शन भी उसी में रख दिया जाता है। द आइडियल सिचुएशन इज, अगर आपकी फाइल कवर की शॉर्टेज ना हो तो देन आप इन दोनों पोर्शंस को आप अलग अलग जो है वो फाइल कवर में बनाएं। और नोटिंग पोर्शन चूंकि छोटा पोर्शन होता है, इस कवर को भी कॉरेस्पॉन्डेंस वाले फाइल कवर के अंदर रखना होगा। The notes portion contains all the notes which are recorded on a paper under conservation, generally called PUC। The correspondence portion contains all the communication received and all the office copies of the communication which are issued। This has been ये wrongly यहाँ आ गया है। मैं इसको करेक्ट करता चलूं कि पीयूसी जो है ये आप नोटिंग पोर्शन में नहीं लगाते, ये कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन में ही लगाते हैं।
प्लीज नोट इट डाउन कि जो भी लेटर बाहर से आएगा वो कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन में लगेगा और उसके ऊपर पीयूसी का फ्लैग लगेगा, कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन के अंदर लगेगा। ये यहाँ रॉन्गली आ गया है। मैं इसके करेक्ट कर दूंगा आपको। और नोटिंग पोर्शन पर प्लेन पेपर लगते हैं, और पीयूसी के अंदर जो उस लेटर के अंदर जो पर्टिकुलर्स होते हैं वो नोटिंग पोर्शन की तरफ लिखे जाते हैं समराइज्ड फॉर्म के अंदर, ताकि डिसीजन जो है उसके ऊपर किया जा सके। A file should not contain more than 100 pages. Ideal situation ये है, मैंने ऑलरेडी भी आपके साथ शेयर किया था कि आइडियल सिचुएशन जो है, एक फाइल जो है उसके 100 पेजेस से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 100 पेजेस कौन से होंगे? कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन के। If two portions of a file becomes bulky, exceeds 100 pages, it is to be bound and marked volume 1. अगर 100 से ज्यादा पेजेस हो जाए तो आप इसको वॉल्यूम 1 करके इसकी बाइंडिंग करा लें, और फर्दर एक्शन के लिए आप नए वॉल्यूम की फाइल खोल लें, उसके ऊपर वॉल्यूम 2 लिख दें, और फाइल कवर जो है उसके ऊपर सब्जेक्ट लिखा जाता है कि ये किस मौजू को डील कर रहा है, किस सब्जेक्ट को डील कर रहा है। Both the covers of the new volume are to be marked as volume 2 and volume 1. तो इस तरीके से आप अपने जो कंपोनेंट्स हैं, फाइल्स जो हैं वो भी बनाते हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज शेयर करता चलूँ कि मैंने एक लेक्चर के अंदर आपको रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स भी बनाने के लिए कहा था। रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स जो है वो तीसरा पोर्शन होता है फाइल का, लेकिन चूंकि मोस्टली जो है हमारी फाइल्स वो दो पोर्शन के ऊपर ही चलती हैं, लेकिन एक्चुअली तीसरा पोर्शन जो है वो भी रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स का वो बनाना पड़े तो वो बनाना होता है, और वो भी कंपोनेंट्स के अंदर शामिल होता है, जिसके अंदर जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके तो आप अपने हाई अप्स, अपने ऑफिसर के नोटिस में लाते हैं कि जी इस सब्जेक्ट के ऊपर वक्तन फक्तन जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स के अंदर आप देते हैं। देन तीसरा पॉइंट इसके अंदर ये है ऑफिस प्रोसीजर के अंदर के पेजिंग, पंचिंग एंड नंबरिंग ऑफ पेजेस। Each page in each part of the file should be consecutively numbered in separate series. Every paper should be punched at the left hand top corner. कॉरस्पॉन्डेंस पोर्शन पर भी आप नंबरिंग लिखेंगे पेजेस की, और उसको पंच लेफ्ट हैंड साइड से आपने करना है, कोने के अंदर, और टैग लगाना। और इसी तरीके से कॉरस्पॉन्डेंस पोर्शन जो है उसको भी आपने कंसेक्टिव नंबर जो हैं वो देने हैं 1 2 3 4, लेकिन उसके अंदर पैराग्राफ ही अटैच होगी, पैरा नंबर 1 2 3 4। Then the process of docketing comes, the process of making entries in the notes portion of a file about each serial number, whether receipt or issue, in the correspondence portion for the purpose of identifying a particular receipt or issue is called docketing. डॉक्टिंग क्या है कि आपका जो नोटिंग पोर्शन के अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस का जो नंबरिंग है उसका रेफरेंस देना होता है, वो रेफरेंस जो है वो डॉकेटिंग कहलाता है। कि आपने वो लेटर जो है उसके पर्टिकुलर उसकी डेट कब वो आया, और कब वो उसके ऊपर नोटिंग पोर्शन के अंदर क्या डिसीजन हुआ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डॉकेटिंग। और जो कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन में आपका पीयूसी लगा है, पेपर अंडर कंसल्टेशन लगा है, उसके जब कवायद आप नोटिंग पोर्शन के ऊपर लिखेंगे तो वो रेड पेन से लिखेंगे, रेड बॉल पॉइंट्स।
प्लीज नोट इट डाउन। ये चीज जो है शायद अकाउंट्स ऑफिस के अंदर नहीं होती, ये सेक्रेटेरिएट के अंदर ये वर्किंग होती है। ये, उसका रेड इंक में हम जो है उसकी एंट्री करते हैं। डॉक्टरेट हो गई होगी। देन फिफ्थ पॉइंट है हाउ टू ओपन ए न्यू फाइल। द मेन सब्जेक्ट्स ऑफ फाइल आर नोन एज स्टैंडर्ड हेड्स। जो आपके दफ्तर से मुतलका जो बड़े बड़े मौजू हैं उनको स्टैंडर्ड हेड्स कहते हैं। एन अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सच स्टैंडर्ड हेड्स इज मेंटेन्ड बाय ईच सेक्शन। ईच ऑफ दीज main subjects bears a consecutive serial number. Such a list is required to be scrutinized and brought up to date at the commencement of every calendar year. और ये कैसे करना है आपने कि स्टैंडर्ड हेड्स जितने भी मैंने कहा इम्पोर्टेंट बड़े बड़े हेड्स जिस पर आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस आपके दफ्तरों की चल रही है वो आपने हेड्स खोलने हैं और उन हेड्स को रजिस्टर्स के अंदर खोलना है और उसके बाहर लिखना होता है रजिस्टर ऑफ फाइल्स। स्टैंडर्ड हेड्स या subjects of the files. In case it becomes necessary to open a new file, the assistant will first of all find out the standard head under which it should be opened. An appropriate title will then be prepared by him. Therefore, he will allot a serial number to it under the standard head under consulting the file register. ये जो मैंने पहले कहा कि रजिस्टर के अंदर ये स्टैंडर्ड हेड्स लिखे जाते हैं, वहां से नंबर लेके आप फाइल को नंबर लगाते हैं। तो दिस इज द प्रोसीजर दैट इज बीइंग फॉलोड यूनिवर्सली। सिक्स्थ पॉइंट है कि वन सब्जेक्ट वन फाइल। सेवन मेंटेनेंस ऑफ ए फाइल रजिस्टर, वही जो बात मैं अभी डिस्कस कर रहा था आपके साथ कि आपने फाइलों का एक रजिस्टर बनाना होगा। तमाम फाइल्स की रजिस्टर के अंदर एंट्री होगी कि फाइल वन जो है वो किसको डील करती है, फाइल 50 किसको डील करती है, फाइल 100 किसको डील करती है। तो ये रजिस्टर के अंदर आप एंट्री करेंगे तो वेन एवर यू आर रिक्वायर्ड टू ट्रेस आउट एनी फाइल तो आप अपना रजिस्टर खोल लेंगे। रजिस्टर के अंदर सीरियल नंबर के आगे आपको फाइल का नंबर मिलेगा तो आप उस सीरियल नंबर से उस फाइल को इजीली ट्रेस कर सकते हैं। फाइलिंग ऑफ कम्युनिकेशन नंबर 8 है ऑफिस प्रोसीजर के अंदर। All official and demi-official communication will be filed in the correspondence portion of the file. तमाम correspondence का portion जो है वो हमारे यहाँ correspondence portion में आपने लगाना है। The self-contained official references and the replies thereto should be filed in a correspondence portion of the file. ये भी उधर ही लगानी है, समरी बनानी होती है आपने। तो समराइज्ड जो पोर्शन है आपका ऑफिशियल रेफरेंस का वो भी कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन में लगाना है। The unofficial references which are to be returned in the original will be noted upon. They are not to be brought to a file. In such a situation, a note and reply is recorded on the file of the office from where it has been received. Unofficial references वो होते हैं कि हम लेटर नहीं लिखते, हम रेफरेंस कर देते हैं दूसरी मिनिस्ट्रीज को कि जी आप इसके ऊपर हमें कोई अपना जो है वो राय चाहिए, हमें हमें आपकी कॉन्फ्रेंस चाहिए, हमें आपकी अप्रूवल चाहिए। मोस्टली अनऑफिशियल रेफरेंसेस जो हैं वो लॉ मिनिस्ट्री को जाते हैं या फाइनेंस मिनिस्ट्री को जाते हैं या ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री को जाते हैं। तो अनऑफिशियल जो रेफरेंसेस हैं उसकी डिटेल पर लेक्चर में ऑलरेडी दे चुका हूँ। देन नंबर 9 जो है क्लोजिंग ऑफ फाइल्स।
When an issue or subject has been finalized, after a chain of correspondence, the file is closed to the extent of the subject, and this closed file is placed in a record room. अच्छा, अब ये 9 पॉइंट्स पर मुश्तमिल ये पोर्शन हमारा जो है लेक्चर का मेन हेडिंग्स हैं इसकी, कि जब को फाइल आपकी कंप्लीट हो जाती है, मीन्स के वो मौजू जो है वो ज़ेर बहस नहीं रहता, उसके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन हो चुका होता है, तो वो फाइल को क्लोज कर दिया जाता है। और दिस एक्ट ऑफ क्लोजिंग इज कॉल्ड क्लोजिंग ऑफ फाइल। इसके बाद हमारा पार्ट टू शुरू होता है, तो लेकिन बिफोर गोइंग टू द पार्ट टू, आई विल इनवाइट योर क्वेश्चंस के इस पहले पोर्शन के ऊपर आपके कोई सवालात हैं तो प्लीज यू पीपल में आस्क, देन फिर हम दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। तो योर क्वेश्चंस आर इनवाइटेड प्लीज। ये एक कैंडिडेट हैं, वो पूछ रहे हैं कि हमारा सैटरडे को क्लास नहीं हुई, तो थर्सडे को भी टाइम टेबल आया था, लेकिन वो टाइम टेबल चेंज हो गया, फिर सैटरडे को क्लास रखी, बट आई वॉज नॉट अवेलेबल ऑन सैटरडे। मेरी अनअवेलेबिलिटी की वजह से वो क्लास जो है वो पोस्टपोन करना पड़ी। तो हमारा बेटे ये क्लास सैटरडे को ही हुआ करेगी इंशाल्लाह। और वो मेरी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से वो पोस्टपोन करना पड़ी, आई वॉज नॉट अवेलेबल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है सैटरडे को हम क्लास जो है वो करेंगे। तो नेक्स्ट जो है आपका हुमैरा फिर पूछ रही हैं कि इट इज पॉसिबल फॉर यू टू टेक 2 क्लासेस इन 1 लेक्चर। बेटे नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये जो है ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि चीजें एक्सप्लेन भी करनी होती हैं। एक लेक्चर आपका जो है वो 2 आवर्स का होता है, तो बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू पीपल, तो 2 लेक्चर्स का मटेरियल जो है वो तो 4 घंटे ले जाएगा। तो मुझे सिर्फ अलॉट जो हैं आपके 2 आवर्स हुए हैं, तो उसी तक ही हमें रहना होगा। और उसी हिसाब से मैंने अपना पीरियड जो है वो एंगेज किया हुआ है। वाई यू आर इन ए हरी टू कंप्लीट आस्क सच क्वेश्चन। हाँ, आपका ये सवाल जो है कि हम पास्ट पेपर्स को डिस्कस करें, तो लेट दिस पोर्शन बी स्टार्टेड ऑन जो है डे आफ्टर टुमारो। इसको मैं टेकअप कर सकता हूँ कि मैं तो आधा घंटा आपके साथ पेपर जो है वो डिस्कस कर लूँ। टू दिस एक्सटेंट आई कैन अफोर्ड के एक क्लास जो है हमारी 2 घंटे की, उसी में से मैं आधा घंटा जो है वो आपके लिए पास पेपर्स को मैं डिस्कस कर दूँ। तो कामरान, आप क्या कहना चाहते हैं? जी कामरान, आपका सवाल क्या है?
राजा इस्माइल साहब पूछ रहे हैं कि जब हम फाइल खोलते हैं तो नोटिंग पोर्शन किधर होना है और कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन किधर होना है। तो राजा साहब ये अ, हमारा जो है, मैंने अर्ज किया कि राइट हैंड साइड के ऊपर कॉरेस्पॉन्डेंस के कागज आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपका जो है वो आएगा, नोट पोर्शन जो है वो आएगा। आगे नक्काश हैं जी। राजा इस्माइल साहब क्या पूछना चाहते हैं आप? जी राजा साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ऑफिस नोट का अगर सेपरेट फाइल खोलें, जैसे आवाज, मैं। आप थोड़ा सा माइक के करीब होके बोलें। जी जी सर, मैं ये पूछ रहा था सर कि ऑफिस नोट का अगर हम सेपरेट फाइल ही खोलें, जैसे उसमें कोरिस्पोंडेंस वाला ना हो, सिर्फ ऑफिस नोट का अलग फाइल। देखें, when a new file needs to be opened then any sanction is required। देखें, ये कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सैंक्शन लें। यही रूल है कि आप अपने सीनियर, अपना जो असिस्टेंट, आपका जो अकाउंटेंट है, आपका आपसे ऊपर जो बंदा बैठा है उसे कहें कि सर ये फाइल जो है ये 100 पेजेस की हो गई है, तो इसको जो है वो हम अकॉर्डिंग टू रूल, ये जो फाइलिंग का प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रोसीजर जो है दैट इज अवेलेबल इन द सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस। तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू द सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमें 100 पेजेस कॉरस्पेंडेंस पोर्शन में हो जाएं, तो हम इसको, हम फाइल को नया खोलने की हमें जरूरत होती है। तो इसके लिए मैं खोल लूं इसको, इजाजत इजाजत है तो वो मैंने आपको इजाजत दे देगा। सर, जी जी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ ना। मैं पेंशन में होता हूँ, तो एक पेंशन के जब हम तैयार करते हैं तो उसमें ऑफिस नोट लगता है, तो ऑफिस नहीं नोट बेटे का नहीं, अलग मुझे फाइल है। मुझे उसी आपकी केस में। आवाज क्लियर नहीं आ रही, प्लीज टॉक लाउडली। अच्छा। जी सर, अब आ रही है। जी अब आ रही। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे पेंशन केस में ऑफिस नोट हम लगाते हैं ना, तो ऑफिस नोट का अलग ही फाइल है। फाइल ही अलग है जी ऑफिस नोट का। तो पहले तो पेंशन केस के लेफ्ट साइड में लगता था, अब तो फाइल ही अलग, अलग फाइल नंबरिंग बना के वो फाइल बनाया ऑफिस नोट का। तो उसमें ये पूछ रहा था कि सर, ऑफिस नोट का अगर अलग फाइल हो, सेपरेट फाइल हो कोरिस्पोंडेंस से अलावा, तो उस केस में हम वो जो ऑफिस नोट है उसको लेफ्ट साइड में लगा दें या राइट में? क्योंकि लेफ्ट साइड में सर वो थोड़ा मुश्किल होता है, मैं इसलिए पूछ रहा था। राइट नहीं, साइड पे वो लगाना देखें, इजी। देखें, आई गॉट योर पॉइंट। आप कहना चाहते हैं कि नोटिंग पोर्शन की फाइल अगर बनाई है तो वहां तो राइट रॉन्ग का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है, ठीक है, बस यही पूछ रहा था सर। क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन जो है वो आपका एक फाइल मेजर के अंदर आ जाएगा। ठीक हम्म। है। हम्म। और जब आप आम दफ्तरों के अंदर, मेजोरिटी के अंदर नोटिंग पोर्शन फाइल कवर में नहीं रखा जाता, लेकिन ये आइडियल सिचुएशन आई हैव एक्सप्लेन्ड बिफोर यू पीपल कि अगर आपका नोटिंग पोर्शन फाइल में लैदा नहीं है तो उसी फाइल के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा। बट अच्छा इफ यू आर ओपनिंग ए न्यू फाइल, ये फाइल अलहदा नहीं होगी, ये पोर्शन होगा आपकी उस फाइल का। उसके अंदर, मेन फाइल के अंदर ही इस फाइल कवर को भी रख देंगे, एंड दैट वुड एक्सप्लेन
that this pertains to the noting portion. तो कहने का मकसद ये है कि दिस फाइल कवर containing the noting portion separately will be construed, will be considered as the left side of your file. जैसे ओपन वे के अंदर आप पेपर लेफ्ट हैंड साइड पर इसके लगाते हैं, तो उसको उसके अंदर रखें, इसकी अलग तरतीब से आप उसके अंदर अपने कागज लगाते जाइएगा। ये इसका तरीकाकार है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके। जी, एनीबॉडी एल्स? ये एहसन अली ये पूछना चाह रहे हैं कि वन सब्जेक्ट से क्या मुराद है? वन सब्जेक्ट से मुराद ये है कि एक इशू जो है वो आपकी फाइल के अंदर रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट के बारे के अंदर ये एक सब्जेक्ट है आपका। रिक्रूटमेंट के ऊपर एक फाइल होनी चाहिए। आप रिक्रूटमेंट वाली फाइल के अंदर रिक्रूटमेंट, बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स आप लेके चल रहे हैं, तो इसको आप रिक्रूटमेंट, आप अपने सीनियर ऑडिटर की रिक्रूटमेंट की फाइल एक बनेगी, जूनियर ऑडिटर के रिक्रूटमेंट की फाइल अलहदा बनेगी, नायब कासिद की रिक्रूटमेंट की फाइल अलहदा बनेगी। ठीक है, तो ये एक एक सब्जेक्ट एक एक फाइल के अंदर जो है वो डील होगा। अब आपका रहा कि डिफरेंट डिविजन्स के अंदर या अटैच डिपार्टमेंट के अंदर सिमिलर सब्जेक्ट जो हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं, तो ऐसा करना जो है वो ठीक नहीं है। अकॉर्डिंग टू द ले डाउन प्रोसीजर, आपको जहां कोई सब्जेक्ट जो है वो मुनफरिद नजर आता है, उसके अंदर एक इंडिविजुअलिटी पाई जाती है, ताकि आपको बाद में उसकी शिनाख्त करना आसान हो जाए। इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कस्टोडियंस ऑफ द फाइल्स, कि उन्हें पता चल सके कि ये फाइल एक्चुअली रिलेट कैसे कर सकती है। अब आपके जो मैंने अर्ज किया कि रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर ऑडिटर्स, रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर ऑडिटर्स के अंदर जितने भी सीनियर ऑडिटर रिक्रूट होंगे उन सब के कागजात, उनसे मुतलका कॉरेस्पॉन्डेंस एक ही सब्जेक्ट में आएगी, रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर ऑडिटर्स। और जूनियर ऑडिटर की रिक्रूटमेंट है, उसकी फाइल अलग खोलनी चाहिए, ताकि पता हो कि बंदा जो है वो सीनियर ऑडिटर है या जूनियर ऑडिटर है या नायब कासिद है। डायरेक्टली आप वहां पर उस फाइल पर पहुंचे और उससे अपने जो 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 उसको ऊपर कॉरेस्पॉन्डेंस जो आपने करनी है वो आप कर सकें। तो दिस इज द पर्पस, जस्ट टू फैसिलिटेट यू पीपल टू लोकेट द फाइल इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। तो इसका मकसद ये होता है, अगर एक ही सब्जेक्ट, बहुत से सब्जेक्ट्स एक ही फाइल के अंदर अगर आप खोल लेंगे, तो मेरा ख्याल है अगर कोई पेपर तलाश करना पड़े तो आपको लेबर ज्यादा करना पड़ेगी। वो लेबर जब ज्यादा करना पड़ेगी तो शायद आप कहीं गलती भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए कहा है कि हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के ऊपर आप फाइल जो है वो अलग खोलें। आई होप के एहसन अली आप फॉलो कर गए होंगे मेरे पॉइंट को, या स्टिल यू नीड फर्दर एलेबोरेशन एंड एक्सप्लेनेशन?
जी, एनीबॉडी एल्स? जी पार्टिसिपेंट्स, फर्दर क्वेश्चन आपका कोई है तो अ, वरना फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, अपना पार्ट 2 जो है वो शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे पार्टिसिपेंट्स बताइए कि आपने नमाज की ब्रेक कितने बजे लेनी है? 1 बजे लेनी है या 1:15 लेनी है? जी कामरान, आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, ये अटेंडेंस हमारी नहीं लगती सर। वो अटेंडेंस जो है ना, टाइम पे हम ज्वाइन भी कर लेते हैं तो मोस्टली आज भी नहीं लगी सर हमारी सर। वो इसलिए नहीं लगी कि आप छोड़ कर चले जाते हैं ना, तो इसलिए नहीं उन्होंने सर, लगाई वो है कि डेट आज तो इंटरनेट का कोई मसला भी नहीं था। वो कनेक्शन भी कोई डिस्कनेक्ट हुए ही नहीं है। मुसलसल जो है ना, हम कनेक्टेड हैं। तो अच्छा, ये जी सर, तो ये ठीक देख है। लेना सर, अगर आपसे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं, अगर कोई हो सकता है तो ये हमारी अटेंडेंस का सर ये मसला होता है तो हमेशा। मैं कह देता हूँ। जी थैंक यू। फैजुल्ला साहब, फैजुल्ला साहब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मतलब फैजुल्ला साहब, ये बच्चों की कुछ शिकायत है कि हम क्लास अटेंड भी कर रहे हैं लेकिन हमारी हाजिरी नहीं लगती, इसका कोई मसला हल कीजिएगा। जी जी सर, जो लोग टाइम पे आ रहे हैं ना सर, उसका अटेंडेंस लगता है सर। जो टाइम के बाद आते हैं ना सर, उनका अटेंडेंस नहीं लगेगी कितना सर। कितना टाइम होता है क्लास ज्वाइन करने का? आधा घंटा है सर। आधा घंटा। ये कामरान साहब, आप ये सुन लें कि आधे घंटे के बाद जो आएंगे वो हाजिरी उनकी नहीं लगेगी। तो फैजुल्ला साहब, ये फिर क्या होगा? ये तो बच्चे लेट आए तो फिर बैठे रहेंगे ऐसे? जी जी सर, वैसे ही रहेंगे सर। उसका फिर एग्जाम में भी नहीं बैठ सकते हैं ना सर। अच्छा, 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 अच्छा। 70% अटेंडेंस जरूरी है सर। तो पार्टिसिपेंट्स नोटेड प्लीज कि क्लास का टाइम जब शुरू होता है तो आधे घंटे तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप आधे घंटे के बाद ज्वाइन करेंगे तो आपकी हाजिरी मार्क नहीं होगी। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है पिफा की, उसकी तरफ से ये मतलब कि हदायत है। तो यू पीपल हैव टू फॉलो दिस रूल कि आप मतलब हाफ एन आवर तक आप अपनी हाजिरी कर लें। तो मेरा ख्याल ये है कि हाफ एन आवर टाइम इज सफिशिएंट टू ज्वाइन योर क्लास। लेकिन आप फैजुल्ला साहब ये भी देखें कि लोग ज्वाइन करने के बाद कितने लोग आप छोड़ गए हैं, हाजिरी 2 दफा कर दें। सही सही, ठीक हो गया सर, इसी तरह कर। हाँ। अच्छा, अब बाकी पार्टिसिपेंट्स, नमाज के बारे में मैंने आपसे पूछा तो इसमें मेजॉरिटी लोगों ने कहा है कि 1 बजे जो है वो नमाज की ब्रेक दे दें। तो कुछ ने लिखा है 1:30 दें, कुछ ने कहा है 1:15 पर दें, किसी ने कहा 1:20 पर दें। और जो ज्यादा लोग मुझे नजर आए हैं वो 1 बजे के हामी हैं। तो 1 बजे हम इसकी ब्रेक लेंगे और 10 मिनट की ब्रेक होगी। उसके बाद हम दोबारा अपना पोर्शन जो है उसको लेक्चर का ज्वाइन कर लेंगे। तो वी आर लेफ्ट विद 2 मिनट्स। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन, 2 मिनटों के अंदर आप पूछ सकते हैं, फिर नमाज की ब्रेक 1 बजे हो जाएगी।
आप उसमें नमाज पढ़ लें। और अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर 10 मिनट में तो सर वो नमाज भी नहीं सही से पढ़ी जाती, कम से कम सर 15 मिनट कर दें काइंडली। मेरा ख्याल है आप वजू करके बैठे हैं, तो शायद 10 मिनट में कर लें आप। लेकिन चलें, आप पढ़ें तो नमाज पढ़ने वाले बने, कोई बात नहीं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ जी। जैनुल आबिदीन ने कहा 1 बजे ब्रेक दे दें। ज्यादा लोग जो हैं 1 o'clock पर हैं, तो प्लीज हैव ए ब्रेक। आप नमाज और उसमें आप कोई जो है वो लेना चाहते हैं ब्रेक, तो रिफ्रेशमेंट के लिए वो भी आप कर सकते हैं। तो इट इज अप टू यू। आई एम क्लोजिंग फॉर 10 मिनट्स। आप नमाज पढ़ लें, मैं भी नमाज पढ़ लूँ। फैजुल्ला साहब ठीक है? ठीक हो गया सर। 1 बज गया है, तो अ, आपका एक सवाल जैनुल आबिदीन का, मैं देख रहा था। जैनुल आबिदीन ने पूछा कि डॉकेटिंग क्या होती है। डॉकेटिंग को एक्सप्लेन कर दें, तो लेट मी एक्सप्लेन इट के डॉक्यूमेंट डॉकेटिंग जो है, नोट इट अब जैनुल आबिदीन, प्लीज नोट इट। डॉकेटिंग क्या है? डॉकेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग द डॉक्यूमेंट्स। Docketing is a process of listing the documents in chronological entries. फाइल के अंदर जब हम पेपर लगाते हैं, तो जो पेपर पहले आया होता है उसकी हम नंबरिंग 1 करते हैं, जो उसके बाद आता है उसको नंबर 2 लगाते हैं, और जो उसके बाद आता है 3 4 5, इस तरीके से ये क्रोनोलॉजिकल कहते हैं, डेट वाइज उनको प्लेस किया जाता है। इस प्रोसेस को डॉकेटिंग कहते हैं। दोबारा सुन लें। डॉकेटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या एंट्रीज इन द फाइल। ओके, क्लियर हो गया? अगर नहीं तो प्लीज लेट मी नो। Let's start with the second part now. सेकंड पार्ट हमारा जो है वो उसके अंदर मैं आज शामिल करूंगा आपका चेयरमैन रिपोर्ट, चेयरमैन एनुअल रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट। चेयरमैन रिपोर्ट जो है हमारी, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी आपसे शेयर किया था कि ये एक पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है चेयरमैन रिपोर्ट के बारे के अंदर। तो चेयरमैन रिपोर्ट क्या होती है? द चेयरमैन्स एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट्स अ समराइज्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द historical financial performance of the organization, its achievements and problems experienced during the period under review.
दोबारा गौर से सुनिए। द चेयरमैन्स एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट्स a summarized description of the historical financial performance of the organization, its achievements and problems experienced during the period under review. The report provides information about future expectations and plans to obtain the desired results. पहला पोर्शन क्या होगा? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। दूसरी होगी अचीवमेंट्स, हमने क्या की, क्या टारगेट्स हमने अचीव किए। देन इसके अंदर थर्ड पार्ट होगा प्रॉब्लम्स हमने क्या फेस किए, फ्यूचर में हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि हम तक कौन से टारगेट्स जो हैं उसको हम अचीव कर पाएंगे। The report also informs the stakeholders, primarily existing and prospective shareholders, creditors, and analysis of the achievements and future expectations of the organization, including both profit and loss accounts and the cash flow. तो ये सब्जेक्ट जो हैं ये आप चेयरमैन एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो है वो आप बयान करेंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। तो अगर आप इसको एलेबोरेट करेंगे तो आप फाइनेंशियल को अलहदा कर दें, आप बाकी अचीवमेंट्स जो अलहदा कर दें, जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उसका हेडिंग अलहदा दे दें, और इसके अलावा आपकी फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो क्या है। तो स्टेक होल्डर की इंफॉर्मेशन के लिए कि कितने स्टेक होल्डर हैं हमारे, और फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस हैं। हमारे क्रेडिटर्स हमें जो हमें लोन सप्लाई करते हैं, हमें एक पैसा देते हैं, उसका एनालिसिस करेंगे, कितने लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे बिजनेस के अंदर शामिल हैं। तो इस टाइप के एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आप देंगे। देन अगला पार्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो आप देंगे। फिर आप बैलेंस शीट दे देंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर द रिव्यू पीरियड जो है उसके बारे में आप जो है वो ये चीज़ें बता देंगे। आई डू होप दिस इज ऑल अबाउट योर चेयरमैन्स एनुअल रिपोर्ट। इसके बाद हमारा एक्चुअल पार्ट जो शुरू होता है वो है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एज ऑल ऑफ यू पीपल बिलोंग टू द ऑडिट डिपार्टमेंट, whether from accounts or the actual audit side। तो आपको ऑडिट रिपोर्ट के साथ जो है वो वास्ता पड़ता ही है, बल्कि everyone in the country has to deal with the audit report। जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं ऑडिट रिपोर्ट सबसे मुतल्लका इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। ऑडिट रिपोर्ट है क्या? मैं बिफोर डिफाइनिंग इट एंड पर्पसेस ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वो रिपोर्ट है जो हम बनाते हैं। पार्लियामेंट बजट देती है, पार्लियामेंट बजट देती है महकमों को, तो फिर उसके ऊपर जो रिपोर्ट मांगती है वो ऑडिट रिपोर्ट कहलाती है। ऑडिट रिपोर्ट जो है हर वो बंदा जो दूसरे को पैसे देता है वो उसके ऊपर पूछगिछ भी करता है। तो पार्लियामेंट हमें पैसे देती है बजट की सूरत में, तो वो ऑडिट रिपोर्ट जो है वो मांगती है, या वो हमसे पूछती है ऑडिट डिपार्टमेंट से कि क्या बना, हमने जो बजट दिया था। तो उस रिपोर्ट को जो हम सबमिट करते हैं पार्लियामेंट को, उसको ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है, द ऑडिट रिपोर्ट इज ए फॉर्मल ओपिनियन और
A disclaimer of an auditor as an assurance service in order to make decisions based on the result of the audit activity. ये डेफिनेशन है ऑडिट रिपोर्ट की। पर्पस ऑडिट रिपोर्ट का क्या है? The goal or purpose of an audit report is to document a reasonable assurance that the company or organization's financial statements are free from error. Audit report का मकसद जो है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट या अदारा या प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो एक कंपनी जो है वो ऑडिटर की रिपोर्ट चाहती है कि क्या ऑडिटर इज सेटिस्फाइड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, विद द जो खर्चा किया है आपने वो सही किया है कि नहीं किया। तो ये पर्पस बेसिक है ऑडिट रिपोर्ट का जो कि ऑडिटर पर पेश करता है। अब वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद यू पीपल कि अब ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर बनाता है और पब्लिक सेक्टर के अंदर ऑडिटर जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट बनाता है। मैंने आपसे पहले शेयर किया था कि whosoever allocates money in the company or in the organization in the public sector departments तो वो भी रिपोर्ट चाहता है। तो एक मुल्की सतह के ऊपर पार्लियामेंट जब बजट देती है तो पार्लियामेंट ऑडिट डिपार्टमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट के तहत कहती है कि आप अंडर आर्टिकल 169 से 171 के तहत आप हमें रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे एंड दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट का प्रोसीजर क्या होता है? ऑडिट का प्रोसीजर ये है कि ऑडिट प्लानिंग रिस्पेक्टिव डीजी करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके डीजीज जो हैं हर शोबे का डीजी अलग है। आपके डिफेंस सर्विसेज का डीजी अलग है, वो डिफेंस के बारे में ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है। आपका वर्क्स के बारे में जो है वो डीजी अलग है, प्रोविंस लेवल के ऊपर वो अलग रिपोर्ट बनाते हैं अपने वर्क्स एक्टिविटीज की। पंजाब ऑडिट वाला जो है वो अपने तमाम महकमों की रिपोर्ट इकट्ठी बनाता है डीजी। तो डीजी पंजाब ऑर्डर, डीजी सिंध ऑर्डर, डीजी बलूचिस्तान ऑर्डर, डीजी के ऑर्डर। इसी तरीके से रेलवे के डीजी जो हैं वो अपने रेलवे की कारकर्दगी के बारे में जो है वो रिपोर्ट बनाते हैं। और कमर्शियल ऑडिट वाले जो हैं वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं गवर्नमेंट की उनके बारे में रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट को सबमिट करती है। ये सारी रिपोर्ट्स पार्लियामेंट को सबमिट होती है। तो स्टार्टिंग वर्क जो है ऑडिट प्लानिंग की वो शुरू होती है डीजी कंसेंट से। मुतलका डीजी जो है वो अपने ऑडिट प्लान बनाता है और वो ऑडिट प्लान जो है वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव करवाया जाता है। जब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो अप्रूव कर देते हैं तो वो ऑडिट प्लान जो है वो मुतलका डीजी अप्रूवल के बाद उसको एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट ऑफ द ऑडिट प्लान का मतलब ये है कि डीजी कंसर्न जो है वो अप्रूव्ड ऑडिट प्लान के तहत ऑडिट टीमें तश्कील देते हैं। ऑडिट टीम जो है वो 2 से 3 लोगों पर मुश्तमिल होती है, जिसमें ऑडिट अफसर होता है, असिस्टेंट ऑडिट अफसर होता है और ऑडिटर होता है। कभी कभी नायब कौसद या जूनियर ऑडिटर भी साथ ले लिया जाता है। तो ये 2-3 लोगों के ऊपर मुश्तमिल टीम होती है। इनको ये वर्क अलॉट करते हैं कि आपने इस ऑफिस को आपने जाके ऑडिट करना है। और ये टीम वहां पहुंचती है जब, तो वहां जाके जब ऑडिट जो है ये कंडक्ट करती है तो उसकी बेसिस के ऊपर
एक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर होती है। ये एक टीम ऑडिट एंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्रिपेयर करती है। आपकी तमाम टीमें अपनी अपनी ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्टें प्रिपेयर करती हैं, जो कि बाद में कंसोलिडेट होके आ, एक कंप्लीट उस महकमे की ऑडिट रिपोर्ट बन जाती है। तो ये क्वेश्चन इम्तहान में आ चुका है कि व्हाट इज meant बाय ऑडिट एंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको ऑडिट प्रोसीजर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आप ये स्टेप्स लिख सकते हैं। उसके अंदर ऑडिट एंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट की प्रिपरेशन भी आएगी। ऑडिट एंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वो किस तरीके से बनती है कि एक टीम जो है जब किसी ऑफिस के अंदर जाके ऑडिट करती है, तो उसका मतलब ये है कि जो पूरे साल के अंदर उन्होंने बजट जो है वो अपना खर्च किया होता है, उसके रिकॉर्ड को ये चेक करती है। उस रिकॉर्ड में से ये ऑडिट ऑब्जर्वेशन जो है ये बनाती है। ऑडिट ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑडिट ऑब्जर्वेशन जो है वो इरेगुलरिटी का नाम है। कि महकमे जो बजट एग्जीक्यूशन के दौरान जो इरेगुलरिटीज कमिट करते हैं उनको ऑडिट ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। अब ऑडिट एंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट के अंदर जो ऑडिट टीम है वो दो कैटेगरीज बनाती है। एक ऑर्डिनरी ऑडिट ऑब्जर्वेशंस होती हैं, एक सीरियस ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ऑर्डिनरी ऑडिट ऑब्जर्वेशन जो हैं वो ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनती। दैट इज printed by the DG and approved by the Auditor General and submitted to the government. In case of federation, it is submitted to the president, and in case of province, it is submitted to the respective governor. तो ऑर्डिनरी ऑडिट ऑब्जर्वेशन जो हैं वो मैंने अर्ज किया कि वो हमारे ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनती, लेकिन दे रिमेन इंटैक्ट इन रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिट डिपार्टमेंट। ये छोटी मोटी गलतियां जो होती हैं वो ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन में टेकअप करते हैं, लेकिन महकमे की को उसकी कंप्लायंस करना जरूरी होता है। लेकिन सीरियस ऑडिट ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आपकी ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा बनती हैं और वो मुतलका फोरम को, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को भिजवाई जाती है। अगला पॉइंट इसके अंदर ऑडिट ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन है। इट इज द स्टेटमेंट दैट emerges as a result of audit activity showing an irregularity committed by the auditee formation। ऑडिटी फॉर्मेशन कहते हैं जिस फॉर्मेशन को ऑडिट किया जाए उसको ऑडिटी फॉर्मेशन कहते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। इट रिप्रेजेंट्स द एंड रिजल्ट्स ऑफ रिव्यूज, एनालिसिस, इंटरव्यूज एंड डिस्कशंस। ये रिपोर्ट जो है मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती है ऑडिट की, सीरियस ऑडिट ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर। तो जिसके अंदर बार बार उनको पढ़ा जाता है, बार बार उनको एनालिसिस किया जाता है, फिर महकमे के लोगों से इंटरव्यू किए जाते हैं, उनकी डिस्कशंस होती हैं ऑब्जर्वेशंस के ऊपर थ्रू एट डिफरेंट फोरम्स, उसकी डिस्कशन होती है। और जो ऑडिट ऑब्जर्वेशंस ड्रॉप ना हो सके, मींस कि महकमा सेटिस्फाई ना कर सके, वो ऑडिट ऑब्जर्वेशंस जो है वो ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा बन जाती है। अब सीरियस ऑडिट ऑब्जर्वेशन जो है उसको हम पहले कहते हैं ऑडिट ऑब्जर्वेशन। सीरियस ऑडिट ऑब्जर्वेशन इसका अगला स्टेप जो है, पुराने तरीक़ाकार ऑडिट के अंदर इसको एडवांस पैरा में कन्वर्ट किया जाता था। एडवांस पैरा के बाद प्रपोज ड्राफ्ट पैरा बनता था जिसको पीडीपीपी कहते हैं, एंड देन ड्राफ्ट पैरा बनता था। तो ऑडिट डिपार्टमेंट ने कुछ अर्से से एडवांस पैरा को खत्म कर दिया है। अब ऑडिट टीम जो है वो जब ऑडिट करती है तो वहीं पर
सीरियस ऑडिट ऑब्जर्वेशन जो है उनको पीडीपी में कन्वर्ट कर देती है, जिसको प्रपोज ड्राफ्ट पैरा कहते हैं। दिस इज एन ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑफ सीरियस नेचर. The auditee is required to explain in an audit meeting called Special Departmental Accounts Committee meeting, SDAC जिसे कहते हैं. It is an abbreviation of Special Departmental Accounts Committee. इसके अंदर जो है सेक्रेटरी इस मीटिंग को चेयर करता है या एडिशनल सेक्रेटरी इसको चेयर करता है. ऑडिट डिपार्टमेंट मौजूद होता है, महकमा मौजूद होता है, वो दफ्तर जिसकी ऑडिट की जिससे मुतलका ये होती है चीज़ें, वो लोग मौजूद होते हैं. फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो मौजूद होता है. उस मीटिंग के अंदर अगर ऑडिट की उठाई हुई सीरियस ऑडिट ऑब्जर्वेशन जो है उसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब जो है वो महकमा दे दे, तो ये एसटीएससी की मीटिंग जो है उस ऑडिट ऑब्जर्वेशन को ड्रॉप कर देती है. और अगर इसकी कंप्लायंस जो है वो प्रॉपर ना हो, इसके जवाब जो है वो कमेटी को मुतमईन ना कर सके महकमे का, तो वो ऑडिट ऑब्जर्वेशन स्टैंड करती है. अब क्या होता है कि एसटीएससी की मीटिंग जो है वो महकमा अरेंज करता है, जिस महकमे की रिपोर्ट होती है. और अगर यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ड्रॉप हो जाए तो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में से निकल जाती है, लेकिन ऑडिट ऑब्जर्वेशन ड्रॉप ना हो तो वो स्टैंड करती है. दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट इन द नेक्स्ट फेज, जिसको हम ड्राफ्ट पैरा कहते हैं. डीपी, इसको डीपी भी कहते हैं, जो कि एब्रिविएशन है ड्राफ्ट पैरा की. दिस इज एन एब्रिविएशन ऑफ ड्राफ्ट पैरा. डीपी जो है, if auditee fails to satisfy audit, the PDP is converted into DP. DP means draft para, and DP finally changed into audit para, and it finds its place in the audit report. PDP ड्रॉप ना हो तो ड्राफ्ट पैरा बन जाता है. ड्राफ्ट पैरा भी अगर जो है वो ना सेटल हो सके तो वो ऑडिट पैरा की सूरत में वो ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा बन जाता है. जब आपका पैरा जो है वो ऑडिट रिपोर्ट में चला जाए तो फिर महकमे की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर निकल जाता है. महकमा उसको सेटल नहीं कर सकता. देन पार्लियामेंट के अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो बजाज है उस पैरे को वो सेटल कर सके या ना करे, लेकिन उसके ज्यूरिसडिक्शन में फॉल करता है. तो पीडीपी जो है वो आपका फॉल करता है महकमे की ज्यूरिसडिक्शन में. और आपका जो ड्राफ्ट पैरा है डीपी जिसे कहते हैं, जो बाद में ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जब जाता है तो ऑडिट पैरा भी इसी का नाम है, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज्यूरिसडिक्शन में फॉल करता है और वही इसको सेटल कर सकते हैं. पर्पस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है? ऑडिट रिपोर्ट का पर्पस बेसिक होता है अकाउंटेबिलिटी. जब किसी को इख्तियार दिया जाता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है. तो महकमों को क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो बजट देती है, तो महकमे जो है डिपार्टमेंट्स आर हेल्ड अकाउंटेबल बिफोर द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कि वो जो बजट पार्लियामेंट ने दिया था वो कहाँ तक सही खर्च हुआ. तो दिस प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज डन थ्रू द ऑडिट रिपोर्ट. दूसरा इसका पर्पस है स्ट्रेंथनिंग द सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल. ऑडिट का डर ना हो तो महकमे क्या हाल करें पैसों के इस्तेमाल का हम अंदाजा भी नहीं कर सकते. तो ऑडिट के डर से वो कोई कानून के ऊपर को अमल पैरा होते हैं और
सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं। तीसरा, इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं उनकी इवेल्युएशन परफॉर्मेंस की जो है वो ऑडिट रिपोर्ट होती है कि हाउ द efficient the department is and how the government servants are efficient in discharging their functions financially. चौथा पर्पस इसका ये है कि इट सेफ गार्ड्स अगेंस्ट रेकरेंस ऑफ इरेगुलरिटीज। ऑडिट रिपोर्ट जो है वो एक सेफ गार्ड है कि बार बार इरेगुलरिटीज जो महकमे करते हैं वो ना करें। पांचवा इसका फंक्शन जो है या पर्पस जो है, टू टेक प्रॉपर करेक्टिव एक्शंस, सही अंदाज के अंदर अमल इसके ऊपर किया जाए, प्रॉपर एक्शन लिए जाए। छठा इसका पर्पस जो होता है प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, कि आपके अकाउंट्स के मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपर वे के अंदर करने में मदद देती है ऑडिट रिपोर्ट। कि वंस द ऑडिट ऑब्जर्वेशंस हैव बीन रिपोर्टेड इन द ऑडिट रिपोर्ट कि ये खराबियां इस महकमे के अंदर हैं, तो उनको हेल्प होती है कि वो ऑडिट की एडवाइस के ऊपर वो अपने आप को ठीक कर लें, अपने अकाउंटिंग और फाइनेंशियल जो फंक्शंस हैं। Then it is helpful in controlling या minimizing the occurrence of irregularities. अगर महकमे से सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है और वो दोबारा रिपीट ना करें अपनी जो गलतियां जो उन्होंने पीछे की होती। तो these are the major purposes of the audit report. नेक्स्ट इसके अंदर जो हमारा पॉइंट है वो है एडिटर्स ओपिनियन ऑन ऑडिट रिपोर्ट्स। अब ऑडिट जो है, ऑडिट रिपोर्ट हमारे दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में होती है जो कि हमारे अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स महकमे के जो होते हैं उसके ऊपर मुश्तमिल है। दूसरी रिपोर्ट जो है वो आपकी कंप्लायंस ऑडिट के बारे में होती है। लेकिन जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर आपकी ओपिनियन आएगी तो दैट ऑडिट रिपोर्ट 4 किस्म की ओपिनियन ऑडिटर की पर मुश्तमिल होती है। आपने ऑडिट एंड एश्योरेंस के लेक्चर के अंदर पढ़ा होगा कि वो 4 ओपिनियन जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर वो कौन सी आती है। उसमें पहली है अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट का मतलब है कि क्लीन ऑडिट रिपोर्ट है, इसके अंदर कोई गलती नहीं है और ये ठीक है, ट्रू एंड फेयर पिक्चर जो है वो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के तहत बनाई गई है और ये रिपोर्ट ठीक है। This report is issued by the auditors when they find that there is no material misstatement after their testing. The financial statement presents true and fair picture complying with the accounting framework being used. ये वो रिपोर्ट है जो कि अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट करार है। ये आपकी BCRW के अंदर ऑडिटर की ओपिनियन ऑन ऑडिट रिपोर्ट या ऑन दी फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आए तो ये 4 किस्म के ओपिनियन ऑडिटर्स के आपने देने हैं। ये क्वेश्चन ऑडिट एंड एश्योरेंस के अंदर भी आ सकता है, ये क्वेश्चन BCRW के अंदर भी पूछा जा सकता है। मैंने अर्ज किया कि आपका AIR जो है वो BCRW के अंदर आ चुका है और ऑडिटर की ओपिनियन जो है वो पूछी जा सकती है। तो प्लीज इसका डुअल इम्पैक्ट है दोनों पेपर्स के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भी आप ऑडिटर हैं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन है एक ऑडिटर की। दूसरी उसकी जो
ओपिनियन है वो है क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट के क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट वो होती है जो कि जिस जो जो कंप्लीट जिसके अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स जो हैं अ, होती हैं, लेकिन वो कोई इतनी नुकसानदेह नहीं होती। परवेसिव मीन्स के डेलिबरेटली रॉन्ग नहीं किया गया या अनरीजनेबलनेस इसके अंदर नहीं है जिस पर दरगुजर किया जा सकता है, लेकिन मिस स्टेटमेंट होती है। अब ऐसी रिपोर्ट, इसको क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। ऐसी रिपोर्ट मिस स्टेटमेंट्स मटीरियल पाई जाती हैं, लेकिन वो डेलिब्रेट नहीं होती, जानबूझ के नहीं की होती। ऐसी रिपोर्ट जो है वो क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट कह रहा है। तीसरी ऑडिटर की ओपिनियन जो है वो एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट होती है। एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट मींस नॉट ट्रस्टवर्दी, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, एतमाद नहीं कर सकते। This report is issued by the auditors when financial statements show material misstatements. The misstatements found here are different from the material misstatements found in the qualified audit report. अब मिसस्टेटमेंट्स जो हैं वो क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी आई है, लेकिन यहाँ उनकी सीरियसनेस ज्यादा, यहाँ पर इंटेंशन का अमल दखल है कि ये इंटेंशनली इसके अंदर गड़बड़ की गई है। तो क्वालिफाइड के अंदर इंटेंशन का अमल दखल नहीं होता, वो वैसे ही मिस स्टेटमेंट हो गई है जिसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन जानबूझ के नहीं, इंटेंशनली जानबूझ के। The misstatements found here are different from the material misstatements found in the qualified audit report. They are not only materially misstated for them, but also affect other accounts and items in the whole financial statements. इसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर भी पड़ता है। दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? आपकी बैलेंस शीट की स्टेटमेंट होती है, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर होती है, और आपकी जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट जाता है। दीज आर कॉल्ड परवेसिव ऑडिट रिपोर्ट्स या एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट्स। इंटेंशनल ऑडिट रिपोर्ट गलत जो है, this means all the items and accounts in the whole financial statements could not be trusted by the stakeholders या investors। कि ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उनके ऊपर इत्मीनान नहीं किया जा सकता। ये सूरत हाल खराब है एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट की। चौथी जो है वो डिस्क्लेमर ऑडिट रिपोर्ट है। ये उससे भी हैरान कुन है कि ऑडिटर ही हैंड्स अप कर दे कि इट इज द रिपोर्ट व्हेन ऑडिटर इंडिपेंडेंस restricted the accessibility to the evidence to support his opinion. This happens when auditors are prevented to access to certain information related to items or accounts in financial statements, while those accounts are believed to be materially misstated and pervasive. डिस्क्लेमर वो है जहां ऑडिटर जो है उसको रिकॉर्ड तक रसाई ना दी जाए। कि जी ऑडिटर कहता है कि जी मैं डिस्क्लेमर ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहा हूँ बिकॉज के मुझे बताया ही नहीं गया, मुझे रिकॉर्ड तक रसाई नहीं दी गई, तो आई एम अनएबल टू गिव एनी कमेंट ऑन इट कि वेदर ये मटीरियली मिसस्टेटेड अकाउंट्स हैं या परवेसिव हैं, मेरी कोई राय नहीं है। व्हेन सच सिचुएशन अराइजेस
This opinion of the auditor is called disclaimer audit report. एडवांटेजेस ऑडिट रिपोर्ट्स के क्या होते हैं, हम क्यों करते हैं इसको? It provides assurance on financial statements. दूसरा पॉइंट, it proves management integrity on their stakeholders. Stakeholders जो है उनका इत्मीनान बढ़ता है मैनेजमेंट के ऊपर। तीसरा पॉइंट, it is the requirement of law and regulation. चौथा पॉइंट है, it is the requirement of the stakeholders. स्टेकहोल्डर्स क्या होते हैं? जो पार्टनर्स होते हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर। पेरेंट कंपनीज रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ सब्सिडियरीज, प्राइवेट सेक्टर के अंदर या जो मेजर हेडक्वार्टर है उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है, जो बार बार दफ्तर जो है हमारे जो सबॉर्डिनेट ऑफिसेज है वहां जो चीजें पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, help stakeholders to understand about the entity's financial and operational situation. But unfortunately, ये mostly जो reports ऑडिट की होती हैं ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो इस पर अमल दखल होता है, लेकिन गवर्नमेंट साइड के ऊपर, पब्लिक सेक्टर के ऊपर पार्लियामेंट पूछगिछ तो करती ही है, लेकिन मेजर स्टेक होल्डर्स हमारे यहाँ जो है वो हमारे अवाम हैं। अवाम को रसाई नहीं होती, अवाम से राय नहीं ली जाती। तो दिस इज इनकम्प्लीट पार्ट of the audit report in case the audit report pertains to the public sector organizations. But however, wherever it is found, audit report जो है उसकी advantages I have explained before you people. Audit report की कुछ limitations भी हैं, कुछ weak points हैं, weaknesses हैं। Limitations, weaknesses. क्या weaknesses हैं इसके अंदर? The scope of the audit might be limited by the management. Management जो है उसके audit के scope को limit कर देती है। Record नहीं देगी तो scope limited हो जाएगा। ये एक weakness है, weak point है audit report का, कि management cooperate ना करे तो audit का मकसद जो है वो शायद पूरा ना हो। टाइम कंस्ट्रेंट्स फॉर द ऑडिटर्स जो हैं वो उनको टाइम बहुत कम दिया जाता है ऑडिट करने के लिए। आप हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर हमें 10 दिन से ज़्यादा 15 दिन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें मिलते हैं। कम से कम 3-4 दिन या हफ्ता, 10 दिन या 15 दिन, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। तो ऑडिटर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारे कागजात जो है वो कंप्लीट कर सके, उसको देख सके। लेकिन हमारे जो पब्लिक सेक्टर के ऑडिटर हैं उनके स्कोप के अंदर भी 100% चेक करना कोई ज़रूरी नहीं है। वो 10% जो है वो मिनिमम कर लेंगे तो उनका स्कोप पूरा हो जाएगा। लेकिन ऑडिटर्स जो हैं वो 15-20%, 100% तो खैर कर भी नहीं सकते ड्यू टू टाइम। देन ऑडिटर की इंडिपेंडेंस जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज होती है। ऑडिटर्स कुछ महकमे ऐसे होते हैं कि वो ऑडिटर को काम नहीं करने देते। पुलिस का महकमा खसूसी तौर पर, FIA का महकमा, आपके जो वर्क्स एक्टिविटीज हैं, आपके जो ठेकेदार हैं, आपके ठेकेदार तो मोस्टली आपके मेंबर पार्लियामेंट्स खुद होते हैं, तो वो ऑडिटर्स को काम नहीं करने देते पब्लिक सेक्टर के अंदर। इट इज डिफिकल्ट फॉर द ऑडिटर्स टू
वर्क इंडिपेंडेंट। देन चौथा जो वीक पॉइंट है, रिस्क दैट माइट नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर्स। बाज़ औक़ात होता यूं है कि ऑडिटर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता चीजों को। क्यों नहीं कर सकता? ऑडिटर के पास टाइम कम होता है, ऑडिटर के ऊपर इंडिपेंडेंस उसकी जो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, एडिटर को रिकॉर्ड तक एक्सेसिबिलिटी नहीं होती। तो ऑल दीज थिंग्स जो हैं वो वीकनेसेस हैं ऑडिट रिपोर्ट्स के पार्ट के ऊपर, कि हम कंप्लीट जो है वो काम नहीं कर पाते। ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन एंड कॉम्पिटेंसी पर भी सवाल उठता है, हमारे ऑडिटर जो हैं वो किस हद तक क्वालिफाइड हैं, क्या उनको अपना काम आता है। मेरा ख्याल है कि हमारे ऑडिटर्स जो हैं उनको भी अपनी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, उनको अपनी कॉम्पिटेंसी इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, ताकि लोग उनके ऊपर उंगली ना उठा सकें। There are different forums at which audit observations can be settled. एक है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी। ये क्वेश्चन आप इम्तहान में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फोरम्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट। DAC, Departmental Accounts Committee, it deals with settlement of ordinary audit observations headed by secretary, regional heads या additional secretary। SDAC, जिसे स्पेशल डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी मीटिंग कहते हैं, it deals with settlement of proposed draft paras. It is headed by administrative secretary, additional secretary, audit and finance department representatives। तीसरा फोरम जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का है। इट इज ए बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड आउट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज सेपरेटली फॉर फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमारे पार्लियामेंट के मेंबरान्स पर मुश्तमिल होती है। ये 3 फोरम हैं जहां पर आपकी ऑडिट ऑब्जर्वेशन जो है वो सेटल की जा सकती। फंक्शन ऑफ PSC जो है वो क्या है? The main function of PSC is to make executive accountable for excesses, failures, irregularities, frauds, and negligence, as reported by the Auditor General through audit reports. PSC examines that the money allocated against the grant was actually spent. ये देखना उसका मकसद होता है। Number 2, the money was spent according to the grant. तीसरा, the money was spent for the purposes approved by the legislature. चौथा जो है वो to deal with irregularities pointed out by the order। ये पावर है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कि इन चारों फ्रेमवर्क्स के अंदर उन्होंने चीजों को जांचना होता है ऑडिट रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट, PSC की पावर क्या है? It examines the representatives of the departments, summons the officers responsible for irregularities, offer criticism and recommendations upon any matter discussed in an appropriation account or audit report. Call attention of the government to an irregularity, fraud or failures of the executive। ये पावर है। आगे ड्राफ्ट पैरा, बाजू का क्वेश्चन इस पर आ चुका है। ड्राफ्ट पैरा क्या होता है, ऑडिट ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ड्राफ्ट पैरा क्या होता है, एसेंशियल्स ऑफ ड्राफ्ट पैरा क्या होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ड्राफ्ट पैरा क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ सीरियस irregularities as a result of audit is called draft para। The irregularities of serious nature are reported to the executive authorities. Finally, it is printed in the audit report, if not replied satisfactorily, and submitted to a governor or the president, as the case may be, for placing it before the legislature। A serious irregularity means violation of rules and regulations resulting in a substantial loss to government on financial discipline।
एसेंशियल्स ऑफ ड्राफ्ट पैरा क्या होते हैं? ड्राफ्ट पैरा इज सेल्फ कंटेन्ड डॉक्यूमेंट विच opens with the statement of facts. Then it gives a brief extract of the relevant rules and orders, and their violation is explained. Then the stand taken by the executive authority is stated, and the viewpoint of the order is narrated. At the end of the draft para, requisite action is indicated. दूसरा essential point क्या है? Period of occurrence of irregularity, the date of detection when pointed out, the order is invariably mentioned in it. तीसरा essential क्या है? Draft para is always signed by the head of the order department. DG साइन करता है इसको. It is free of typing errors and spelling mistakes. पांचवा ingredient क्या है? Irregularities of similar nature are grouped together in a draft para. It is thoroughly examined by the head of the audit department personally. सातवां, based on accurate facts. आठवां, developed objectively. 9, conclusions must be logical and duly supported by documentary evidence. These are the 9 points जो कि essentials of draft para होते हैं. तो इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर से आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ऑडिट ऑब्जर्वेशन को डिफाइन करें, ऑडिट पैरा ड्राफ्ट पैरा को डिफाइन करें, एसेंशियल्स ऑफ ड्राफ्ट पैरा क्या हो सकते हैं, और फॉर्म डिफरेंट जो हैं सेटलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशंस के वो कौन सी हैं, दूसरा सवाल हो गया. और तीसरा जो है ऑडिट रिपोर्ट जो है एडिटर की ओपिनियन क्या है, ये 4 ओपिनियन तीसरा सवाल हो गया. और चौथा जो है वो ऑडिट प्रोसीजर, जिसके अंदर ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है, AIR जिसे कहते हैं. ये 4-5 क्वेश्चंस इस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर बनते हैं, और इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है किसी भी फॉर्म के अंदर. तो प्लीज इसको बड़ी ध्यान से इसको प्रिपेयर किया जाए. तो विद दिस आई केम टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू. आपने बड़े ध्यान से ये चीजें सुनी. आपके सवालात अगर हैं तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर आप जैसे कहेंगे छुट्टी करनी है तो छुट्टी कर लें, सवाल आपको पूछने हैं तो पूछ लें. हुमैरा वजीर ने ये सवाल पूछा है कि ये ऑडिट का सवाल BCRW के अंदर क्यों पूछा जाता है. बेटे इसलिए पूछा जाता है कि रिपोर्ट राइटिंग जो है वो BCRW का पोर्शन है, और BCRW के अंदर जब रिपोर्ट लिखते हैं तो ऑडिट रिपोर्ट इस कंपोनेंट उसका आ जाता है. तो इस एंगल से ये एग्जामिनर इस पर सवाल पूछ लेता है, लेकिन मैंने सारे एस्पेक्ट आपके सामने रख दिए हैं, तो आई डू होप कि आप इसको बड़ी आसानी के साथ समझ सकेंगे. SN अली ने बड़ी ज्यादा अंग्रेजी लिख दी है. सर, is there any kind of punishment or appreciation for a specific ministry, division, attached department or head of department by the PSC? मेरा ख्याल है कि अप्रिसिएशन तो कोई नहीं, वो सरजनिश ना करें, तो यही अप्रिसिएशन है कि खैरियत से टाइम गुजर गया PSC के अंदर. लेकिन अगर कहीं गलती हो जाए तो पार्लियामेंट सरजनिश करना अपना फर्ज अवलीन समझती है. वो कुछ भी कमेंट ना करे तो समझे कि खैरियत रही. और कोई अप्रिसिएशन तो खैर मिलने के चांसेस कोई नहीं होते हैं. बस खैरियत से आप PSC आपके ऑडिट रिपोर्ट को अटेंड कर ले और किसी को झाड़ ना पिलाए, यही आपकी अप्रिसिएशन है. जी, एनी अदर क्वेश्चन अगर कोई आपका है तो मुझे बता दीजिएगा.
अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर आपका टाइम ऊपर हो रहा है 4-5 मिनट। अगर 1 आध मिनट में सवाल आपका ना आया, यू पीपल डिड नॉट रेज योर हैंड, तो फिर मैं इसे क्लोज कर दूंगा फॉर टुडेज सेशन। फिर इंशाल्लाह आपकी ट्यूसडे वाले दिन आपसे मुलाकात होगी। फजला साहब, जी सर। कोई सवाल नहीं है तो फिर खत्म कर दे, मेरा ख्याल है। जी जी सर, आपकी मर्जी है सर, टाइम तो ऊपर हो गया सर। मैं इंतजार में बैठा हूँ। तो मेरा ख्याल है अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। लेट मी क्लोज डाउन इट। एक दफा मैं क्वेश्चन आंसर इनका देख लूं दोबारा, कोई उसमें सवाल तो नहीं लिखा इन्होंने। मेरा ख्याल है कोई सवाल नहीं है, तो आई एम क्लोजिंग। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह परसों मुलाकात होगी फिर आपसे।